हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अवैस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वो भी बहुत इजी टॉपिक था और ये भी बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलें जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप नाम में देख रहे हैं पैरेंटल रूट्स, तो अगर हम पैरेंटल को थोड़ा सा ब्रेक करके देखें कि ये क्या बनता है, तो अगर इसको हम दो वर्ड्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक हम कर लेते हैं पार और दूसरा कर लेते हैं एंट्रल। एज वी ऑल नो कि पार का मतलब होता है बियॉन्ड, जबकि एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन या वो सारे रूट्स जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन, स्टमक, सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम जब इसको बोलेंगे पार एंट्रल, इट मीन द रूट विच इज बियॉन्ड इंटेस्टाइन्स और एलिमेंट्री केनाल। तो इसके अंदर जो सबसे कॉमन जो पाथ है वो है इंट्रावेनस। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? वो है इंट्रावेनस, आई इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। इंट्रावेनस रूट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको स्किन की लेयर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। स्किन की लेयर्स किस तरह होती हैं? जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद जो उसके नीचे लेयर होती है उसको बोलते हैं हम डर्मिस। डर्मिस के जो नीचे लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस, और कुछ बुक्स इसको हाइपोडर्मिस भी बोलती हैं, और उसके नीचे मसल्स होते हैं। तो जो हमारी वेसल्स और आर्टरीज जो मेनली होती है वो सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है उसके अंदर ज्यादातर पाई जाती हैं। और जब हमने इंट्रावेनस रूट अचीव करना है तो उसमें जो सिरिंज है उसको हमने स्किन से जब अंदर हमने पियर्स करना है तो कोशिश करनी है कि इट वुड अराउंड अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री, 25 डिग्री पे उसको हमने अंदर स्किन के पियर्स करना है, ताकि हम किसी भी जो वेन है उसको उसके जो रूट है उसको एक्सेस कर सकें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ इंट्रावेनस रूट। इसके इंट्रावेनस रूट के एडवांटेजेस में जो सबसे पहली चीज है कि इट इज द मोस्ट कॉमन पैरेंटल रूट। इट अवॉइड्स फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है ये मैं ऑलरेडी एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो वीडियो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कराया था उसमें मैंने बता दिया हुआ है, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो अबाउट इट आई मेंशन द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छा जी, जब ये फर्स्ट पास इफेक्ट को मैं सरसरी सा बता देता हूँ कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है। कि कोई भी ड्रग जब हम ओरली लेके जाते हैं तो स्टमक में जाती है, स्टमक से वो वहां से लिवर में जाती है। ठीक है, जब लिवर में जाती है वहां पे वो मेटाबोलाइज होती है, तो जो अमाउंट ऑफ ड्रग हमने लिया होता है तो वो डिसइंटीग्रेट डिसोल्यूशन उसकी होती है, और जो जितनी अमाउंट हम लेते हैं उतनी वो रिसेप्टर्स पर नहीं पहुंच पाती। तो इसमें अब इस रूट में क्या हो रहा है, इट अवॉइड्स। जब ये अवॉइड करेगी फर्स्ट पास इफेक्ट को तो इसका मतलब है कि बायो अवेलेबिलिटी उस ड्रग की बढ़ जाएगी, क्योंकि ड्रग जो है ब्लड में डायरेक्टली थ्रू वेन्स एडमिनिस्टर हो रही है। तो जब फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करेंगे तो इससे दो चीजें बढ़ जाएंगी। एक, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और सेकेंड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो भी इमीडिएटली हमें मिलेगा इसका। ठीक है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमें फौरन मिल जाएगा, क्योंकि ड्रग को जो टाइम वेस्ट उसने करना था, स्टमक में जाना था, वहां से एब्जॉर्ब होना था, एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाना था, मेटाबोलाइज होना था, तो वो सारा जो उसका साइकिल है वो उसका ब्रेक हो गया और वो डायरेक्टली ही ब्लड में एडमिनिस्टर हो गया। तो इट इज वेरी यूजफुल इन ईआर इमरजेंसी। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, उसकी अगर कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है, हार्ट उसका सही से पंप नहीं कर रहा, तो उसमें हम इंट्रावेनस रूट से एट्रोपिन एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि जो है हार्ट वो सही से पंप कर सके, उसकी हार्ट बीट बेहतर हो सके अगर हार्ट ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बायो अवेलेबिलिटी एक वाइड रूट है जिसके अंदर 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। उसके अलावा आईवी इन्फ्यूजन्स, हम आईवी अगर हमने कोई स्लो कॉन्टिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन्स देनी हो तो उसका हमें फायदा ये होता है कि हम चाहते हैं कि किसी भी ड्रग को अगर हम ब्लड के अंदर लोअर पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन पर मेंटेन करके रखें, यानी ब्लड में भी वो रहे, और अगर बहुत ज्यादा देंगे तो जाहिर बात है उसके एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो हमने लो कॉन्सेंट्रेशन पे उसको देना होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, स्लो कॉन्टिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन्स दे देते हैं, और ये आईवी रूट के थ्रू ही हम दे सकते हैं कि उसमें लॉन्ग कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन्स चलती रहती हैं। और इसकी एग्जाम्पल में जो है मोस्ट कॉमन वो क्या है, नॉर्मल सेलाइन।
उसके अलावा हम कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं? एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पेन किलर्स दे सकते हैं। एनेस्थीसिया में कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को जब कीमोथेरेपी करनी हो तो आईवी एक्सेस हम आईवी कैथेटर्स के थ्रू, तो हम इसी आईवी रूट के थ्रू उसको कीमोथेरेपी पेशेंट को देते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्रावेनस रूट। डिसएडवांटेज इसका एक तो ये है कि ये एक इन्वेसिव टेक्निक है, इसमें जाहिर बात है स्किन पेयर्स होती है, तो बहुत सारे पेशेंट्स को ये देखकर एंजाइटी होती है और पेन होती है, और अक्सर पेशेंट्स आपने देखा होगा कि वो हॉस्पिटल सेटिंग में कोई भी ऐसा प्रोसीजर हो जो कि इंट्रावेनस या स्किन को पेयर्स करने वाला हो उसको अवॉइड करते हैं या जरा स्केरी फील करते हैं। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि जो निडल है वो डायरेक्टली आईवी रूट के अंदर यानी वेन के अंदर जा रही है और डायरेक्टली ब्लड के अंदर जा रही है। तो अगर कोई एसेप्टिक मेजर्स प्रॉपरली आपने नहीं लिए हुए तो डायरेक्टली जो कंटामिनेशन है, जो कोई भी किसी किस्म की भी कंटामिनेशन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी और सेप्सिस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, इट इज टोटली अनसूटेबल फॉर ऑयली सब्सटेंसेस और सस्पेंशन। मतलब बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि ऑयली नेचर की होती हैं, तो वो हम ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। फिर उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। इसकी पूरी एक पीछे फिजियोलॉजी है कि ये कैसे होता है, क्योंकि जब भी हम आईवी रूट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो जो सिरिंज होती है वो जब जाके स्ट्राइक करती है वेन के साथ, तो वेन के साथ स्ट्राइक करती है, उसके बाद उसको पियर्स करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ वेन हो जाती है, यानी कि जो वेन की जो एंडोथीलियल लाइनिंग है उसकी डिस्ट्रप्शन होती है। फिर उसकी जब डिस्ट्रप्शन होगी तो ऑब्वियसली सबसे बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि वहां पर प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाएंगे, प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन प्रमोट होगी, वहां पे वो एडहीजन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से वहां पे ब्लड क्लॉट बन जाएगा। अगर तो क्लॉट वहां पे लोकलाइज रहता है तो इट इज थ्रोम्बोसिस, अगर डी लोकलाइज और डिसलॉज हो जाता है वहां से तो ये एम्बोलिज्म बहुत खतरनाक है और ये एम्बुलेंस बन के स्प्रेड कर सकता है, बॉडी में मूव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। हम जब भी किसी पेशेंट को आईवी रूट से कोई ड्रग देने लगते हैं या आईवी कैथेटर पास करते हैं, हमने आईवी इन्फ्यूजन्स देनी है स्लो कॉन्टिन्यूस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंट का पहले रीनल स्टेटस और कार्डिक स्टेटस उसको पहले उसकी हिस्ट्री ले लें प्रॉपरली। हो सकता है पेशेंट एंड स्टेज रीनल डिजीज का हो तो वो जो है क्या कहते हैं ना यूरिन फॉर्मेशन सही से होगी ना एक्सक्रीशन होगी। इसी तरह अगर कार्डिक पेशेंट है तो हम उसको फ्लूइड अगर ज्यादा दे देते हैं या उसको फ्लूइड देते हैं तो उसकी वजह से होगा कि हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, तो इसका बहुत ज्यादा चांस है कि वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ मूव कर जाए। इसी तरह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, स्कारिंग और वीनस स्टीनोसिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यही है कि जब हम जब स्किन को पियर्स करते हैं और वेन को जब स्ट्राइक करती है जाके नीडल, तो वहां पे जो इंजरी होती है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। और साथ ही जब इन्फ्लेमेशन होगी तो आपको पता है कि फौरन से जब भी कोई एंडोथीलियल लाइनिंग जब डिस्टर्ब होती है तो फौरन से प्लेटलेट्स आ जाते हैं, उनकी एक्टिवेशन होती है, एडहीजन होती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बस बन जाता है वहां पे। तो इसलिए इसको बोला थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इंजरी होने की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और जब वो एंडोथीलियल लाइनिंग डिस्टर्ब होती है उसकी वजह से वहां पे प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है और इसको वहां पे क्या बन जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है। तो इसलिए इस पूरी टर्म को कंप्लीट टर्म को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोला है और उसकी वजह से वहां पे स्कारिंग होगी, देन वीनस स्टीनोसिस होगी। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? इसका डिसएडवांटेज ये इस तरह बनता है कि जैसे कीमोथेरेपी के पेशेंट होते हैं उनको बार बार उनके सेशंस होने होते हैं कीमोथेरेपी के, तो मतलब हफ्ते में एक दफा, हफ्ते में 2 दफा, तो कॉन्टिन्यूसली तो आईवी लाइन नहीं रहती ना, तो उसको हम निकालते हैं दोबारा से आईवी लाइन। हफ्ते बाद जब पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में तो उसकी दोबारा से आईवी लाइन पास की जाती है, तो उसकी वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का चांस होता है। स्कारिंग होगी उसकी वजह से, तो जब भी किसी जगह पे स्कारिंग होती है तो उसकी उस जगह की वहां पे नैरोइंग भी होना शुरू हो जाती है, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है। तो जब वेन्स उसकी आहिस्ता आहिस्ता स्टीनोज होना शुरू होंगी, नैरो होना शुरू होंगी, तो इसका नुकसान ये होगा कि जब भी फिर नेक्स्ट टाइम उसकी आईवी लाइन की एक्सेस लेनी होगी तो बहुत मुश्किल होगी। फिर उसके बाद क्योंकि जो है ड्रग वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जा रही है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जो उसका एक्शन है वो बड़ा अब्रप्टली होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से इसमें अगर जरा सी भी डोज बढ़ जाए, अगर आप मॉनिटर उसको प्रॉपरली ना करें तो ओवरडोजिंग, एक तो ओवरडोजिंग हो जाएगी और ओवरडोजिंग होने की वजह से अफेक्ट भी पूरा आएगा, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी इसमें 100% है। तो जहां इसका बायो अवेलेबिलिटी 100% होने का फायदा है, वहां पे इस बात का रिस्क भी बहुत ज्यादा है कि केयरफुल मॉनिटरिंग इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ओरल रूट में अगर थोड़ी सी ड्रग ज्यादा कम ज्यादा हो जाए तो वो फिर भी बर्दाश्त के काबिल होती है, उसमें एडवर्स इफेक्ट उस तरह से नहीं आता जितना डायरेक्टली ब्लड में देने से इमीडिएटली इफेक्ट आएंगे। उसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, जबकि हम कोई चीज़ ब्लड में जब देते हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास जो विंडो होती है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होती है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है, जो इसका डिसएडवांटेज है वो है रिक्वायर्ड ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने अगर आईवी लाइन को एक्सेस उसकी करनी है, आईवी कैथेटर पास करना है, तो उसमें हमारे पास जो ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो
होने ज़रूरी हैं। ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकती ओरल रूट की तरह। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बहुत इजी सा लेक्चर था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल के ऊपर इंशाल्लाह होगा हमारा। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ आती है या आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।